गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज कई नए नाम दिख रहे हैं। शाम को क्लास ले रहे हैं इस वजह से क्या? कुछ नाम नए दिख रहे हैं आज, है ना? कुछ नए नए नाम दिख रहे हैं, तो शायद इस वजह से कि शाम को क्लास ले रहे हैं आज, इस वजह से कुछ नए नाम मिल रहे हैं। अच्छा, खाना खा लिया, आप फ्री हो? सही है, खाना खाते ही मुक्ति होगी। आ जाओ। अब हम जो करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब तक हमने जो भी वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा है, जो भी जाना है, उसको सवालों के साथ ले जाते हैं, है ना? सवालों के साथ ले लेते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे सवाल, जो भी तक थ्योरी पढ़ी है उसमें कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। यार शाम तक क्या हिम्मत नहीं बचती, दिक्कत ये है। शाम तक आते आते वो बैटरी जो है वो लो हो जाती है। सुबह सुबह क्या हिम्मत रहती है, क्षमता रहती है, जोश रहता है, वो सब चीजें रहती है, बताने की इच्छा रहती है, ज्यादा समझाने की इच्छा रहती है। शाम आते आते तक वो एक ठहराव, एक, है ना, एक बैटरी अपने लास्ट चरम पे होती है। वो जो 10-20%, सोचो अगर आपने मोबाइल रात पूरी रात चार्ज किया हो, दिन भर यूज किया हो, शाम के टाइम मोबाइल की बैटरी क्या होती होगी? तो बस वैसा सा ही कुछ होता है अभी। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। अच्छा, पहली क्लास है, बढ़िया, स्वागत है तुम्हारा पहली क्लास में। हाँ, आप लोग तो हमेशा अवेलेबल है। चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से सदिश फलन कौन सा है? निम्न में से सदिश फलन कौन सा है? हाँ, वो मैंने भी आज एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी, तो बताइए सदिश फलन क्या होता है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों को समझिए। ये हमने थ्योरी में तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन थ्योरी को सवालों के साथ कैसे बनाया हुआ है उसको समझो। सदिश फलन किसे कहते हैं? क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो और देखो। अदिश फलन और सदिश फलन का डिफरेंस बताया था, समानता भी बताई थी कि एक समानता भी है, अंतर भी है। क्या अंतर है, क्या समानता है, वो पता करो। दोनों में से, चाहे अदिश फलन हो चाहे सदिश फलन हो, आपका जो टी होता है वो हमेशा अदिश होता है। जो आपका स्वतंत्र चर है, जो आपका स्वतंत्र चर है वो हमेशा अदिश होता है। स्वतंत्र चर हमेशा अदिश होता है, फलन का मान
अदिश फलन में अदिश आता है, सदिश फलन में सदिश आता है। अगर फलन अदिश है तो आपका आंसर अदिश होगा, जो बाहर आंसर आएगा वो अदिश होगा। सदिश होगा तो जो आंसर आएगा वो सदिश होगा। बस यही अंतर है। जो स्वतंत्र चर है वो एक जैसा होता है, जो स्वतंत्र चर होता है वो अदिश ही होता है, वो सदिश नहीं होता। जो आप रखते हैं वो सदिश नहीं होता, जो आप रखते हैं वो तो अदिश होता है। लेकिन जो आउटपुट आता है उसके आधार पर नाम रखा गया अदिश फलन, सदिश फलन। अदिश फलन तो अदिश ही देगा, सदिश फलन सदिश देगा। ठीक है, तो सदिश फलन कौन होते हैं? सदिश फलन वो होते हैं जिनका स्वतंत्र चर अदिश हो, फलन का मान सदिश हो। बिल्कुल सही कहा, ये बात एकदम सही है। तो कथन ए सही है, कथन ए सही है। ठीक है, पहला मैं मार खा गया यहाँ माड़ी करी थे तो भेजा माड़ी करी। पहला का मायने कोई बी बता रहे, कोई सी बता रहे, को मतलब अति देर आप भी माने पढ़ दो वो सह बेकार गयो। याद करो यार, में टी जो हो, टी पे याद करो कौन सा टी पर तीर लगा रखे हो। और लास्ट क्लास जो हुई है उसमें बताया भी था कि टी अगर समय है तो समय सदिश कहां से हो सकता है, समय कहां से सदिश हो सकता है? तो टी जो था वो तो अदिश ही होता है, लेकिन जो आपका फलन बन के आता है, जो आंसर आता है वो सदिश होता है। तो जो आप रखते हैं, जो इनपुट रखते हैं वो अदिश होता है, लेकिन जो मिलता है वो सदिश होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। सदिश फलन का प्रांत के किसी बिंदु पर, आपने प्रांत, प्रांत का मतलब जहां से आप रखते हैं, जो इनपुट आप रखते हैं वो अगर रखेंगे तो हमें उस पर क्या प्राप्त होता है? केवल परिमाण, केवल दिशा, या परिमाण एवं दिशा, या इनमें से कोई नहीं। याद करिए, याद करिए इसमें क्या बताया था। सदिश फलन में एक खास चीज है, सदिश फलन में एक खास चीज है, वो खास क्या है? सदिश फलन आपको क्या देता है? था ना तीर देवे, तीर थे तो भी ना पॉइंट दो, और वो था ना बदला में तीर देवे। याद है? ये वो प्रांत है। प्रांत का मतलब वो बिंदु जो आप इसमें रखने वाले हैं। प्रांत इंग्लिश में डोमेन, डोमेन का मतलब होता है वो पॉइंट जो आप अपने फलन में रखने वाले हैं। ए थे ले जार हम से कोई भी जो सारी पसंद को गए सब थे मैं रख सकूं, इनमें से एक एक तीर, एक एक पॉइंट उठाओ और रख दो। ये टी का मान है। ठीक है, ये रखोगा, बदले में आपको क्या होगा? एफ टी आपको क्या देगा? सदिश देगा। आप रखेंगे बिंदु जैसे टी बराबर 1, टी बराबर 2, टी बराबर 1.5, 3/7, 8/11, ये आप रख रहे हैं। हर टी के मान के लिए आपको मिलेगा एक तीर, जो आपका आउटपुट होगा उसमें आपके सदिश आएंगे। आप तो रखोगे पॉइंट, बदले में ये आपको तीर देते हैं, ये आपको तीर देंगे। आप पॉइंट दोगे, सदिश फलन आपको बदले में तीर देगा, क्योंकि सदिश देगा। सदिश देगा मतलब दिशा और परिमाण दोनों देगा। सदिश फलन का मतलब ये है कि वो आपको सदिश देगा। अदिश फलन तो सदियों से ही पढ़ते आ रहे हैं, पिछले जितना भी हमने पढ़ा है। एक वेक्टर कैलकुलस को छोड़ दीजिए, उसके अलावा पूरी गणित के अंदर आप यही पढ़ते हैं। 2 रखा 5 आया, 3 रखा 8 आया, 7 रखा 11 आया, 9 रखा 15 आया, यही चलता रहता है। संख्या रखी संख्या आई। यही वेक्टर कैलकुलस में एक खास बात यह है कि आपको सदिश फलन मिलते हैं। सदिश फलन का मतलब अब आप रख तो बिंदु ही रहे हैं, लेकिन बदले में आपको सदिश मिल रहा है। सदिश मतलब आपको एक दिशा भी मिल रही है और एक परिमाण मात्रा भी मिल रही है। जैसे सदिश को देखो, सपोज करो आपने टी बराबर 1 रखा है ना, और टी बराबर 1 रखने पर आपको ये मिल गया, मान लो ये मिल गया, तो इसकी एक दिशा भी है, इसकी एक लंबाई भी है, मतलब इसका एक परिमाण भी है और एक दिशा भी है। तो आपको दोनों चीज मिलेगी, परिमाण भी मिलेगी, दिशा भी मिलेगी, क्योंकि सदिश मिल रहा है। सदिश मिल रहा है। अगर अदिश होता
अगर अधीश होता, अगर ये अधीश फलन होता, सदिश फलन के बजाय अगर क्वेश्चन में कहा होता अधीश फलन, तो इसका मतलब खाली परिमाण मिलता। अगर यहीं पे सदिश फलन को हटाकर इसकी जगह मैं अधीश फलन कर दूं और फिर पूछूं कि अधीश फलन के प्रांत का कोई बिंदु रखने पर आपको क्या मिलेगा, तो फिर आपको सिर्फ परिमाण मिलेगा। 5 रखा 11 मिल गया, या कुछ भी 8 रखा 15 मिल गया, 2 रखा 25 मिल गया, नंबर रखा नंबर मिल गया, मतलब परिमाण मिल गया। फिर दिशा नहीं मिल सकती क्योंकि वो अधीश है। अधीश में केवल परिमाण होता है, सदिशों में दोनों होते हैं। सदिश मिला इसलिए परिमाण और दिशा दोनों मिली है। ये ही मेन डिफरेंस होता है अधीश फलन और सदिश फलन में। अधीश फलन आपको एक संख्या लौटाता है, मतलब परिमाण लौटाता है, जबकि सदिश फलन आपको परिमाण और दिशा दोनों लौटाता है, क्योंकि सदिश लौटाता है और सदिश में दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका सदिश फलन है। एफ टी की लिमिट निकालनी टी टेंड्स टू 1 पे। सरप्राइजिंग नहीं है, अगर पापड़ा जो फिजिक्स वाला टीचर होता ना, वे पढ़ाता रहता, और वे जो आपने जो समाज है और आपने जो शिक्षा तंत्र है, भी की एक बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, जो पढ़ा रहे बिन्ने भी समझ में को नहीं आ रहा कि वो के पढ़ा रहे। जब हमारा एक टीचर है क्या करता कि सब टेप रिकॉर्डर है, बैठे जत्ता भी टेढ़ है ना, सब टेप रिकॉर्डर है। तो हम जैसे एक वो अब याद आ गया, कार्बन वाला ऐसे हुआ करता था, तो उसका एक चुटकुला सा सुनाया करते थे कि भाई देखो थे अगर आ चाहो पूछो माने कि कार्बन की संयोजकता 4 क्यों है, तो वही खातर हुआ कि मारा गुरुजी केर गया कि 4 हुए। मारा गुरुजी केर गया 4, अगर थे आ सोचो कि बन कुण कहो, तो बन 12 गुरुजी कहो कि 4 हुए, और बन 12 गुरुजी में तो बस मारा गुरुजी की टेकी राख रहा, मारा गुरुजी की जो बात कही है भी बात की लाज राख रहा, ई खातर थाने 4 दे दी। अब थाने भी की लाज राखनी है, आगे थे जिन्हें भी पढ़ाओ बिन थाने 4 ही बतानी है। याद रखी, ना 4 से ज्यादा करनी है ना 4 से कम करनी है, एग्जैक्टली 4 ही रखनी है। तो मैं सदिया से इन्हें ये विरासत ने मेंटेन कर रखी है, थे भी मेंटेन करो। तो वो है सच्चो दर्पण, सही दर्पण जो अपने एजुकेशन सोसाइटी में है। अच्छे जो टीचर पढ़ा रहे हैं बिने भी ठाक होनी वो के पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं तो बिन तो ठाक होनी को नहीं बेचारा ना, जब गुरु जी नहीं ठाक होनी तो बिन के ठाए, वो ही बस रट्टेड़ा शब्द बोल रहे सदीश फलन सदीश फलन सदीश फलन। वो कहते बिन खुद नहीं ठाक होनी, मैं जो सदीश फलन बोल रहा हूँ बिको मायने की है, बिको मतलब की है। समझ रहे हो बात है? तो कहानी आई है कि जिको बोल रहे हो बिना खुद ने भी का मायने समझ में को नहीं आ रहा, बिना भी का तर्क समझ में को नहीं आ रहा कि वो जो शब्द बोल रहे हैं सदीश फलन, एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। तो सारा बता दी ना, भाई सिस्टम साइड है। जब मैंने एक गुरु जी बताया 4 हुए, मैंने कोई बताया सदीश फलन हुए, बे अगला टावरन बता दियो सदीश फलन, 12 टावर अगला टावरन बता दे सदीश फलन हुए, क्यों हुआ है क्या खतर हुआ है बेरोगन। नेहा केवल क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस वजह से उसकी संयोजकता 4 होती है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है ये। अभी मुझे एक चीज याद आ गई, इसी बात से एक बात याद आ गई कि अभी आप पुराने तंत्र में अभी तो देखिए, जो बड़े बड़े मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं वो लोगों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता है कि लोगों की सोच समझ बड़ी कमजोर है ना। आप बड़े बड़े जैसे ओशो को ले लीजिए, या ये जो बड़े बड़े थिंक टैंक होते हैं, ये लोग क्या पता है, इन लोगों को पता है कि एक एवरेज इंसान जो है वो ज्यादा सोच समझने की क्षमता नहीं रखता, उसके पास ज्यादा तर्क नहीं होते, ज्यादा तर्क उसके पास नहीं होते। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आपने एक मूवी देखी है अभी आई थी केरला स्टोरी, वो मूवी भी अगर आपने देखी हो तो वहां पे भी आपको एक चीज समझ में आई होगी कि लोगों के पास ज्यादा तर्क नहीं है। सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी जो बड़े बड़े जो ये जो लोगों को जो भरमाते हैं, वो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपके जो खुद के जो बिलीफ है पहले उनको बिगाड़ देते हैं, है ना। आप किसी को भी पढ़िए, पढ़ते ही सबसे पहले आप ओशो को पढ़िए या आप किसी और बड़े को पढ़िए, सबसे पहले वो आपके बिलीफ बिगाड़ देंगे, क्योंकि सारे बिलीफ ऑब्वियसली बात है खोखले ही हैं, ये बात तो है ही है खोखले हैं। तो वो आपके जो बिलीफ होंगे उस पर वो सवाल उठाएंगे और आपके बिलीफ सिस्टम को खराब कर देंगे।
और खराब कर दिया कोई दिक्कत नहीं, वो खराब थे ही, क्या खराब कर दिया, खराब को कोई के खराब कर दे वे खराब आई। तो वो 2-3 सवाल उठावे आते ना, जहाँ थे केरला स्टोरी में देखियो, वो 2-3 सवाल उठाया आते ना, बे धूम धूम हो गया। अब बात आती है दूसरा हिस्सा, कहानी तो यहां से शुरू होती है, जब वो अपने बिलीफ आपके ऊपर डालते हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है आपके पास। दिक्कत यहां है, इस दूसरे हिस्से में दिक्कत है। पहले हिस्से में उन्होंने आपके बिलीफ पे क्वेश्चन उठाया, आपका बिलीफ खत्म हो गया, ठीक है, होना भी था, स्वाभाविक था कि आपके बिलीफ में दम थे या नहीं, तो उसका तो लुप्त होना ही था, है ना। जैसे कहा जाता है कि वो भक्त किसका जो सवाल ना पूछ सके, वो भक्त किस काम का जो सवाल ना पूछ सके, और वो धर्म किस काम का जो जवाब ना दे सके। आगे ये माना ये जाता है कि भाई जो वो भक्त किस काम का जो सवाल ना पूछ सके, और वो धर्म किस काम का जो जवाब ना दे सके। तो वही थ्योरी बैठती है कि पहले उन्होंने आपके बिलीफ पे सवाल उठाए, खोखला था, सवाल का सामना कर नहीं पाया, धराशायी हो गया। सेकंड फेज आता है जब आप उनको अपना सोच देते हैं। अब अपनी जब वो दूसरी सोच दे रहा है, आप धराशायी हो गए अपनी बिलीफ में, आपने उनके बिलीफ को एज इट इज अपना लिया कि भाई हालत तो खत्म हो गयो, थालो दे दो, जिया है जिशो भी है चौको सही है मान दे दो, मैं पकड़ बैठा। यही सबसे बड़ी ट्रैप है जिसमें लोगों को फंसाया जाता है। इस ट्रैप में लोग फंस जाते हैं, पहले उनके वो खुद के बिलीफ खत्म कर देते हैं, फिर अपने बिलीफ एज इट इज उनको दे देते हैं बिना सवालों के साथ, और वो उसको एज इट इज अपना बैठते हैं, और बांका चेला वेड़ा फिर वो करे। मामा सवाल उठाना की, सवाल पूछने की हिम्मत तो है को नहीं, सही गलत पहचानना की हिम्मत है को नहीं, तो बे जिया बन दिया जिया परोस है भैया का भैया खार निकल ले, वो फिर वो सिस्टम वो गड़बड़ा जाए बांको। तो भाई थे कहानी देखियो, केरला स्टोरी में क्या दिखायो, ये कोई इस धर्म या उस धर्म की बात नहीं है, ये पूरे प्लेनेट पे हो रहा है, पूरे ये अमेरिका में भी हो रहा है, ये रशिया में भी हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। हर जगह ठेकेदार बैठे हैं, फिलोसोफर्स बैठे हैं, अच्छे थिंक टैंक बैठे हैं, उन लोगों का काम यही होता है, खत्म करना, नया बिलीफ सिस्टम आपको चिपका देना। हाँ मैं सबको जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, मैं सुनता भी हूँ कईयों को, लेकिन वही बात है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं जल्दी से मानता नहीं हूँ ऐसा क्या, मतलब माला बिलीफ बिगाड़ दो, बिल्कुल है, माला बिलीफ में जो भी मैं मानता हूँ मैं मानता ही नहीं हूँ, पहले बात तो, पहले मैं कुछ भी नहीं मानता, तो मेरे क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर मैंने 2-3 सवाल पूछने दो, थालो जरूर बिगाड़ देशू, मन 2-3 सवाल पूछने दो, थालो जरूर बिगाड़ देशू, आ बात पक्की है, महालो तो बिगड़ हुई है, महालो तो है ही कौन, थाला जो भी थे वो थारकन तो क्यों सी, अतः ऊपर बैठे हो वे XYZ कोई आचार्य जी हो, मैंने पूछ लो थाला तो ठीक है कि लाओ मेरे कन आन दो, 2-3 एक में खिंडा देशू। तो वही बात है, एक्चुअली में अल्टीमेट ट्रूथ इतना आसान नहीं है कि आप यूं ही बस आके फाड़ फूड़ के बोल दिए। और ये क्या है, ये भाषणों में क्या होता है, एक आदमी एक तरफ से बोले जा रहा है, क्रॉस क्वेश्चन की तो कोई जगह ही नहीं है, कहाँ है क्रॉस क्वेश्चन की जगह, क्रॉस क्वेश्चन की जगह कहाँ है, और बिना क्रॉस क्वेश्चन के कोई सही गलत कैसे तय हो सकता है। आपको देखो, किसी को भी देखो, यूट्यूबर पे जितने लोग आते हैं, क्रॉस क्वेश्चन की जगह जहां आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं, तो वो जो कह रहे हैं मानने के अलावा कोई उपाय नहीं है, या तो वीडियो बंद कर दो या फिर मानते रहो वो जो बोल रहे हैं। तो मैं पहले काम करूँ, वीडियो बंद कर दूं, मानना से चुप है ना, आ जाओ, तो लिमिट निकाल ले, आ जाओ। टी टेंड्स टू कितना है, 1 है, और टी टेंड्स टू 1 है यार, 0 होना चाहिए, यहाँ 0 करो भाई, टी टेंड्स टू 0, टी बटा कॉस टी। अब हम टी टेंड्स टू 0 है ये, तो हमें पता है साइन टी बटा टी कितना हो गया, लिमिट 1 होगी, तो ये आई बन गया, प्लस यहां रखेंगे तो 0-1, 0+1 -1 हो गया, ये -G हो गया, प्लस यहां रखेंगे तो 0 cos 0 का मान 1, 0/1 हो गया, 0/1 0 हो गया, तो I - J + 0 के,
0 i माइनस जे, ये आपका डी आंसर, i माइनस जे। तो जैसे आप नॉर्मल लिमिट निकालते हैं वैसा ही है, कोई बड़ो अलग चीज को नहीं कि कोई हटकर कोई चीज है, बाकी नॉर्मल जो आप लिमिट निकालते हैं वही। अगला क्वेश्चन, किसी वक्र r बराबर एफ टी के किसी बिंदु P पर अवकलज डी आर ओवर डी टी, ये कोई वक्र है, इस वक्र पे डी आर ओवर डी टी कौन सी दिशा में होता है? ये सुबह ही हमने किया था कि अगर कोई वक्र का समीकरण है, अगर कोई वक्र का सदिश समीकरण दिया गया है तो आर का किया गया अवकलन उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, टेंजेंशियल होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर जब भी स्पर्श रेखा की दिशा निकालनी हो तो आप आर का अवकलन कर लीजिए, डी आर ओवर डी टी हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में जाता है। ये आर वेक्टर है तो डी आर ओवर डी टी आपका इधर से जाएगा, ये स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखो, ये तो सत्य है, ए तो सत्य है, ए तो सीधा नियम से ही आ रहा है, ए तो एकदम सीधा आ गया, आपने ए को बाहर छोड़ा, बी का अवकलन किया, फिर ए का अवकलन किया, बी को, हाँ किसी की जगह नहीं बदल सकते तो जगह हमने बदली नहीं है। अगर आप यहां देखो तो ए आगे है, बी पीछे है, ए आगे है, बी पीछे, डन। ए को छोड़ा, बी का अवकलन किया, फिर ए का अवकलन किया, बी को छोड़ दिया, यानी एकदम सही है, तो ए एकदम सही हो गया। अब क्रॉस गुणा है तो क्रॉस गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं, मैंने ये चीज बताई भी थी, याद करो मैंने बताई थी कि अगर आप समझदार नहीं है तब तो आपके लिए एक चीज है, लेकिन अगर आप समझदार है तो इसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, थोड़े से चेंजेस इसमें कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं भाई? हो तो ये रिजल्ट सत्य गया, अब इस रिजल्ट में जाके अगर मैं इन दो को इंटरचेंज कर लूं तो हो जाएंगे ये दोनों, क्रॉस गुणा में तो है, क्रॉस गुणा में ये दोनों बदल जाएंगे, बदलते ही माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये लो, ये देखो एज इट इज है, ये तो सत्य है ना, इस सत्य को ही मैं चेंज कर रहा हूं, इनको दोनों को इंटरचेंज कर दिया, और क्रॉस गुणा को इंटरचेंज करते ही माइनस का चिन्ह आ जाता है, ये इंटरचेंज कर दिया माइनस, तो इसका मतलब ये चीज और ये चीज तो एक ही है, तो अगर ये सत्य है तो फिर ये भी सत्य है, तो आपका बी भी सही हो गया।
बी भी सत्य हो गया, क्योंकि बी भी वही है, बी भी वही चीज है जो कि ए है, तो ए और बी एक ही चीज है, बस खाली दो वेक्टरों को मैंने आगे पीछे किए। अब आ जाते हैं सी पर। सी पे क्या हुआ है कि ये वाला वेक्टर, ये जो क्रॉस गुणा थी, इसको मैंने पलट दिया, पलटते ही माइनस का चिन्ह आएगा, आ गया, ठीक है। इसको एज इट इज रख लिया, इसको पलट दिया, यूं मान लो, पलटते ही ये प्लस का हो गया, ये पलटते ही प्लस का हो गया, ए को आगे ले आया और डीबी क्रॉस डीटी को पीछे ले आया, ये लो, ये प्लस का हो गया। ये वाला इसमें मैंने बदला, माइनस का हो गया, तो ये भी वही बात है, सेम चीज है। अब डी में आपको तो साफ ही दिख जाएगा कि यहाँ पे मैंने इसको तो बदल दिया, ठीक है, बदला, माइनस का आ गया, इसको बदला ही नहीं फिर भी माइनस आ गया, फिर माइनस कैसे आया, बिना बदले माइनस कैसे आया, ये गलत है, बदला ही नहीं फिर माइनस कैसे आ गया, तो ये सत्य है ना। डी में मैंने बदला ही नहीं और बिना बदले माइनस कैसे आ गया, भाई दो चीजों को बदलूंगा तभी तो माइनस आएगा, बदला ही नहीं मैंने, माइनस कैसे आ गया, गौर करो, देखो ये रहा, ये सत्य है ना, इसी को लो, ये वाला करो, मैंने इंटरचेंज कर दिया, बी को आगे ले आया और डी ओवर डी टी को पीछे ले आया, तो ये आ गया, ये माइनस का चिन्ह आ गया, सही है। ये एज इट इज लिए, एज इट इज लिए तो फिर माइनस का चिन्ह कैसे आया, तो प्लस का आना चाहिए था, तो यही असत्य है, डी ही असत्य है, ठीक है, सही है, आ गया समझ, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। अदिश त्रिगुणन के अवकलन के लिए असत्य है, एक अदिश त्रिगुणन अगर हम लें और उसका अवकलन करें तो इनमें से कौन सा असत्य है। तो कौन सा आंसर हुआ, ठीक है, सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, सबके सब सत्य हैं। कैसे है सत्य, आ जाओ, देखो, सारणिक अवकलन की पालना करता है, सारणिक में भी ऐसे ही अवकलन होता है, अदिश त्रिगुणा में जैसे अवकलन होता है, अदिश त्रिगुणा में कैसे अवकलन होता है, पहले का अवकलन बाकी दो को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन बाकी दो को छोड़ दिया, तीसरे का अवकलन, अगर इसको सारणिक के स्तर पे देखो तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, सारणिक में भी अगर अगर आप सारणिक को करें, अगर आप किसी अदिश त्रिगुणन का अवकलन करने के बजाय जैसे सारणिकों का अवकलन होता है वैसे करो तो ये सेम चीज है। यहाँ पे मैं अदिश त्रिगुणन को दिखा रहा हूं, ए का अवकलन कर दिया, डॉट बी क्रॉस सी को छोड़ दिया, प्लस ए को छोड़ दिया, बी का अवकलन कर दिया, ये लो। अब ये देखो, क्या ये सारणिक है, नहीं है, ये एक सारणिक है, ये एक सारणिक है, ये एक सारणिक है, ये सारणिक का अवकलन, ये सारणिक होगी, सारणिक का अवकलन, ये पहली पंक्ति का अवकलन, ये दूसरी पंक्ति का अवकलन, ये तीसरी पंक्ति का अवकलन। तो जैसे सारणिकों में होता है, सारणिकों में भी क्या होता है, जब किसी सारणिक का अवकलन करते हैं तो पहली पंक्ति का अवकलन होता है, बाकी दो पंक्तियां यूं रह जाती है, फिर अगली बार प्लस दूसरी पंक्ति का अवकलन पहली और तीसरी को छोड़ दिया, प्लस तीसरी पंक्ति का अवकलन पहली दूसरी को छोड़ दिया,
तो ये, और दूसरा सिंपल सरल तथ्य तो ये है, अगर मैं दूं तर्क, तो वो ये है कि भाई अदिश त्रिगुणा होती सारणिक है, तो जब सारणिक होती है तो अदिश त्रिगुणा का अवकलन करने का मतलब है सारणिक का अवकलन करना, सीधी सी बात है। अदिश त्रिगुणा होती तो सारणिक ही है। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी एक्चुअल है क्या? एक सारणिक ही तो है। तो जब ये सारणिक है तो इसका अवकलन करने का मतलब एक सारणिक का अवकलन करना, इसका अवकलन करना मतलब एक सारणिक का अवकलन करना। तो ये बात तो सत्य है, तो ये तो एक सत्य का आ गया। दूसरा, अगला सेकंड पार्ट, चक्रीय गुणधर्म की पालना करता है, बिल्कुल करता है। जो अदिश त्रिगुणन जिसकी पालना करता होगा, अवकलन भी उसकी पालना करता होगा, है ना। तो चक्रीय गुणधर्म मतलब चक्र की तरह घुमा सकते हो, बिल्कुल घुमा सकते हो, ये भी सत्य है। चक्र की तरह घुमा सकते हो, बिल्कुल घुमा सकते हो, क्योंकि ये सबके सब बॉक्स ही बन रहे हैं। देखो तो ये अदिश त्रिगुणन है, ये अदिश त्रिगुणन है, ये अदिश त्रिगुणन है, तो आप इसे घुमा सकते हो। तीसरा आ जाते हैं, समतलीय होने पर अवकलन शून्य होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर समतलीय हो गया तो अदिश त्रिगुणन ही जीरो हो जाएगा। अगर तीन सदिश समतलीय हुए तो उनका अदिश त्रिगुणन जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो इनका अवकलन करोगे, जीरो का अवकलन क्या आएगा? जीरो का अवकलन भी जीरो आएगा। जीरो का अवकलन ही जीरो आ जाएगा, ये बात भी सत्य है। तो इसका मतलब है कि तीनों की तीनों बातें सत्य है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन हुआ डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब सत्य है। सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ए बराबर टी आई प्लस टी स्क्वायर जे 1 - टी के तथा एक वेक्टर बी ये दिया हुआ है। ए डॉट बी का अवकलन बताना है टी के साथ, वो भी टी बराबर 0 पे कितना आएगा। सारणी कैसे, तो वो अदिश त्रिगुणन वाला जो वेक्टर वाला चैप्टर है ना, उसको पढ़ लो। वेक्टर वाले चैप्टर में अदिश त्रिगुणन सदिश त्रिगुणन वहां पे डिटेल से किया हुआ है। तो मैंने पहले ही आपको ये चीज कही थी कि वेक्टर कैलकुलस में अब उनके जिक्र नहीं करेंगे कि ये कहाँ से आए कैसे आए, वरना ये लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलस की बात करेंगे, वेक्टर की बात वेक्टर में हो चुकी। तो ए बराबर है टी आई प्लस टी स्क्वायर जे 1 - टी के और बी वेक्टर ये हो गया। तो ए डॉट बी का अवकलन कितना होगा? ए डॉट बी का अवकलन कितना होगा? तो या तो आप पहले ए डॉट बी कर सकते हो, ए डॉट बी करके फिर अवकलन कर लो। पहले ए डॉट बी कर लो फिर अवकलन कर लो, या चाहो तो अवकलन करके डॉट गुणा कर सकते हो, लेकिन अवकलन करके डॉट गुणा करना लंबा हो जाएगा। डॉट गुणा करके अवकलन कर लो। पहले ए डॉट बी पता कर लें। ए डॉट बी पता करेंगे तो आई से आई गुणा हो जाएगा, 3t³ - टी स्क्वायर प्लस t³ 1 - टी, ये ए डॉट बी निकाल लिया। दोबारा चेक कर लो, आई से आई, जे से जे, के से के, तो 3t³ - टी स्क्वायर और t³ 1 - टी। अगर ब्रैकेट खोलूं तो 3t³ - टी स्क्वायर प्लस t³ t⁴, ये हो गया 4t³ - टी स्क्वायर -t⁴। अगर हम इसका अवकलन करें, ए डॉट बी निकाल लिया और इसका अवकलन करें तो अवकलन हमारा आ जाएगा 12t² 2t
4t³ अब t बराबर 0 पर जीरो रखने पर 0 0 0 टोटल आ गया 0, तो आंसर है 0। ये हो गया। चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे अवकलन की सहायता से कि पहले अवकलन कर लेते, डॉट गुणा बाद में कर लेते, लेकिन वो लंबा हो जाता। जैसे a का अवकलन डॉट b, फिर b का a बाहर, b का अवकलन, तो पहले इनका अवकलन निकालो फिर डॉट गुणा करो, और ये थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो बेहतर है कि यही ठीक रहा, है ना। यहाँ पे तो क्या होता, पहले a का अवकलन निकालते, फिर उसको b के साथ डॉट गुणा करते, फिर a को b के अवकलन के साथ डॉट गुणा करते, फिर दोनों को जोड़ते, फिर t बराबर 0 रखते, तो ये लंबा हो जाता। अच्छा ये रहा कि a डॉट b पहले निकाल लिया फिर अवकलन कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 8, a सदिश और b सदिश दोनों अचर सदिश है। a सदिश और b सदिश अचर सदिश है, और r सदिश दिया हुआ है cos nt a सदिश प्लस साइन nt b सदिश। r क्रॉस dr ओवर dt किसके बराबर होगा? r क्रॉस dr ओवर dt किसके बराबर होगा? ठीक है, ये r हो गया, dr ओवर dt निकाल ले। a अचर सदिश है, इसका मतलब a तो अवकलन में भाग नहीं लेगा, a बाहर आ जाएगा। a बाहर आ गया, सिर्फ cos nt का होगा, जो कि हो गया sin nt, nt का n हो गया, तो सीधा मैं लिख देता हूं sin nt a सदिश और प्लस sin nt का cos nt n आगे और b सदिश। r का और dr ओवर dt का क्रॉस गुणा, r वेक्टर क्रॉस dr ओवर dt। r है हमारा cos nt a सदिश पहले से पहले की cos nt इंटू, जब इसको गुणा करोगे a सदिश की a सदिश से क्रॉस गुणा होगी, a की a से क्रॉस गुणा होगी तो 0 सदिश आएगा, क्योंकि समान सदिश क्रॉस गुणा करते हैं तो 0 आता है, क्योंकि समान सदिश जब क्रॉस गुणा करते हैं तो 0 आता है। और 0 आने का कारण क्या है, दोनों सदिश समान है,
समान सदिश है तो बीच में बनने वाला कोण 0 डिग्री है, और बीच वाला कोण 0 डिग्री है, इस वजह से a क्रॉस a का क्रॉस गुणा 0 आ जाता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 हो जाता है तो परिमाण 0 आ गया, है ना। a क्रॉस a का जो मान है, परिमाण जो है वो 0 आ गया, और 0 आ रहा है इसका मतलब है कि क्रॉस गुणा 0 होगी, तो वो 0 वेक्टर आ गया। आगे इसको इससे क्रॉस गुणा करें, हो जाएगी n cos nt और cos स्क्वायर nt हो गया, ये दोनों गुणा हो गए, cos स्क्वायर nt हो गया, a क्रॉस b हो गया। फिर ये इससे गुणा होगा, माइनस n इंटू साइन स्क्वायर nt, ये b क्रॉस a हो गया। b क्रॉस b, ये 0 वेक्टर हो गया, क्योंकि b क्रॉस b 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहां b क्रॉस a को a क्रॉस b कर दो, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, n कॉमन, a क्रॉस b कॉमन, अंदर बच गया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जिसका मान 1 हो गया, तो उसका आंसर बच गया आपका n a क्रॉस b, n a क्रॉस b, यानी b आपका आंसर। समझ में आया नहीं आया ये? समझ में आ गया? सही है, ठीक है। आर टी का कोई सदिश फलन है, तो बताइए इसका अवकलन कितना होगा। ठीक, आ जाओ करते हैं। हाँ तो देखो ये बॉक्स में है, और बॉक्स में अवकलन होगा तो बारी बारी से होगा, एक एक भैया का अवकलन होगा। पहले फर्स्ट भैया का अवकलन, आर है, अब पहले का अवकलन होगा, बनना तो बॉक्स ही है, बनना तो बॉक्स ही है, तो बॉक्स में ही रहने दो, सुंदर लगेगा। चाहो तो खोल के भी कर सकते हो, लेकिन रहने दो।
कुछ तूफान नहीं करते हैं, बॉक्स में ही रहने देते हैं। पहले का अवकलन हो गया प्लस, फिर पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर दिया, फिर प्लस तीसरे का अवकलन कर दिया, पहला छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया और तीसरे का अवकलन कर दिया। ये लो, है ना। चाहो तो खोल के भी लिख सकते हो, चाहो तो खोल के भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये है आर डॉट इन दोनों की क्रॉस गुणा। तो पहले का अवकलन डॉट दोनों की क्रॉस गुणा, वापस से बॉक्स बना दो, लिखने में आसानी होती है, टाइम वेस्ट कम होता है, फालतू क्रॉस क्रॉस लिखो। अब आ जाओ, हमें अदिश त्रिगुणा में मैंने एक रूल बताया था कि अगर दो सदिश समान होते हैं तो बॉक्स की वैल्यू 0 होती है। ये दो सदिश समान है, बॉक्स की वैल्यू 0। ये दो सदिश समान है, बॉक्स की वैल्यू 0। यहाँ कोई समान नहीं है तो ये बच जाएगा, यहाँ कोई समान नहीं है तो ये बच गया। तो 0 प्लस 0 प्लस, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं, है नहीं, कोई नहीं है। तो सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अब जिन लोगों ने ए आंसर दिया, बताओ कैसे दिया आपने, क्या सोचा, क्या सोच के आपने ए आंसर दिया, है ना। जिन्होंने ए दिया, क्या लगा आपको, क्यों ए आया। हर आर, मतलब आप लोग पता क्या करते हैं, कई बार इतनी भावनाओं में बह जाते हैं, पूछो मत। क्या आप ये मानते हैं कि हर पीली चीज सोना होती है, क्या हर पीली चीज सोना होती है। अगर होती है तब तो फिर ये बात सत्य है कि हर आर आर होता है। हर आर वही आर है जो कर्व वाला आर है, नहीं है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा, यहाँ क्या ये कहा कि वक्र है, आर जो है वो किसी वक्र के बिंदु का स्थिति सदिश है। क्या यहाँ पे कोई जिक्र किया गया ऐसा, क्या यहाँ पे कोई ऐसा नाम आया, यहाँ कहा गया आर एक फलन है। ये नहीं बताया गया कि ये वक्र है। वक्र में और फलन में अंतर होता है, वक्र में और फलन में अंतर होता है, ठीक है ना। तो पहले वो पूरी बात, क्वेश्चन को देखो तो सही, वो है। अगर मैंने एफ लिख दिया तो एफ का मतलब बल होगा। एफ का मतलब, अगर मैं एफ लिख रहा हूं तो एफ का मतलब क्या, बल ही होगा क्या। एफ का मतलब फूलचंद भी हो सकता है ना। आपने फूलचंद भी है, एफ को मतलब फूलचंद भी हो सके। तो जब तक मैं एफ को नहीं बता रहा हूं तब तक वो एफ ही है। अगर आप कहते हो बल होता है तो मैं कहता हूँ फूलचंद होगा फिर तो सेम वही बात है। जब तक पूरे डिटेल तो समझो तो सही कि हर एफ बल नहीं होता। पहले जब तक उसे देखो, नहीं है, कुछ नहीं बता रहा है, इसका मतलब वो कॉमन है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप कोई विशेष फॉर्मूला उस पर नहीं लगा सकते, ठीक है ना। चलो अगला। आर, एक आर का इकाई सदिश आर कैप द्वारा बताया गया है। आर कैप आर का इकाई सदिश है, तो हमें ये बताने की ये वैल्यू किसके बराबर होगी। नहीं, जब तक कोई आर कोई पर्टिकुलर नहीं बताया जा रहा तब तक आप वो मत लगाओगे ये स्पर्श रेखीय सदिश होगा, लेकिन तो तब होगा ना जब वो वक्र होगा। भाई डीवाई बाई डी एक्स है, डीवाई बाई डी एक्स ढाल होगा, लेकिन डीवाई बाई डी ढाल कब होगा, जब वाई और एक्स किसी वक्र के बिंदु हो। तो सोचो तो सही, है ना। डीवाई बाई डी एक्स ढाल है, लेकिन कब ढाल है, जब वाई और एक्स एक कर्व के बिंदु हो, एक वक्र बनाते हो, तब डीवाई बाई डी एक्स उसकी ढाल है। तो अगर वो वक्र ही नहीं बना रहे हैं, वो यूं ही कोई एक्स वाई है, तो फिर डीवाई बाई डी एक्स ढाल कैसे हुआ।
हम वो निकाल लेते हैं, डी आर कैप ओवर डी टी। सावधानी से, डी ओवर डी टी। आर कैप का मतलब होता है आर सदिश बट्टा उसका परिमाण। अवकलन करोगे तो भाग के नियम से अवकलन होगा, भाग के नियम से होगा तो आर बाहर, ऊपर वाले आर का अवकलन, ऊपर वाला आर मतलब सदिश वाला आर, सदिश वाले आर का अवकलन, फिर सदिश वाला आर बाहर, अदिश वाले आर का अवकलन बटा नीचे वाले का स्क्वायर। ये आएगा आपका मान। ठीक है, अब इसको ले लो, आगे क्या कहा गया, आर को आर कैप के साथ, इसको आर कैप के साथ क्रॉस गुणा करो। करते हैं, ये जो आपने निकाला है इसको क्रॉस गुणा करने के लिए बोल रहा है, और आर कैप का मतलब है आर सदिश बटा आर, और इसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुणा में अदिश तो भाग लेते नहीं है, तो अदिश है ना तो 12 निकाल दो, वो अदिश है और वो अदिश है, 1/r³ थे तो 12 आ जाओ। अब ये अंदर चला गया, आर, ये सदिश है और ये सदिश है तो ये क्रॉस गुणा हो जाएंगे, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी प्लस माइनस, ये यहाँ पे आएंगे, ये दोनों क्रॉस गुणा होंगे, डी आर ओवर डी टी तो अदिश है, ये तो बाहर आएगा, क्रॉस गुणा सदिशों में होगी, ये सदिश है और ये सदिश है, आर क्रॉस आर, है ना। सदिश गुणा जो होती है वो सदिशों में होती है, ना कि अदिशों में। अदिश तो बेचारे बाहर आ जाएंगे, अदिश तो बाहर आ गए। अब कोई पास में खड़े हो तो वो पास में बाहर खड़े हो, जैसी बस तो ही काम है। बाकी क्रॉस गुणा तो सदिश ही करसी, डॉट गुणा भी सदिश ही करसी, अदिश कौन कर सके, अदिश तो के रोल प्ले करसी बेचारा बाहर खड़े हो जी, बस अब तो ही काम है। अब आर की आर सदिश के साथ क्रॉस गुणा, सेम सदिश की सेम सदिश के साथ क्रॉस गुणा जीरो सदिश बनाती है, ये जीरो हो गया, ये जीरो होते ही ये खत्म हो गया, ये जीरो, वो बचा, ये बचा तो ये आर से कट गया, आर स्क्वायर हो गया। ये आ गया 1/r², आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। और अगर मैं इसको आगे पीछे बदल दूं तो डी ऑप्शन बैठेगा, अगर इनकी जगह बदल दूं क्रॉस गुणा में तो डी वाला ऑप्शन काम करेगा। सही है, ये जोर को सवाल है। नन ऑफ दीज कैसे, कहाँ है नन ऑफ दीज, ये रहा। ए कैसे हुआ, माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, ये हुआ ना, ऑप्शन क्लोज है, की वजह से धोखो हो सके था ना। देखो पहले ये देखो ए गलत क्यों हुआ, ए में माइनस आ रहा है, हमारे आंसर में माइनस नहीं आ रहा, इसलिए ए गलत हो गया। डी सही क्यों हुआ, डी में भी तो माइनस आ रहा है, लेकिन डी में डी आर ओवर डी टी क्रॉस आर है, इस वजह से वो जो माइनस का अंतर है वो प्लस हो जाएगा। सही है, आगे समझ में। ठीक है,
ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि अभी हमने निकाला है आर कैप बराबर 1/r²। अगर दोनों साइड परिमाण निकालें एक बटा आर स्क्वायर बाहर आ गया क्योंकि ये सदिश है ही नहीं, लेकिन ये अंदर रह गया, तो ये आंसर आएगा। ठीक है ना। अगर हम इसमें वो स्थिति ले लेते हैं, अगर हम वक्र की स्थिति ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वक्र है, वक्र का स्थिति सदिश है आर, तो थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। इन केस अगर आर तथा आर बराबर एफ टी, जहां आर वक्र के बिंदु का स्थिति सदिश है। अगर ये स्थिति सदिश है तो एक मामला और आगे बढ़ जाएगा, वो ये है कि आर फिर भी के बड़ी, फिर भी कुछ ही को नहीं, फिर बस ये है कि डी आर ओवर डी टी स्पर्शरेखा का समानांतर हो जैसी, बाकी आगे तो क्यों कौन बढ़े, बस आगे बढ़ने जगह को नहीं, वो जगह ही को नहीं, बड्डी कट पापड़ो अटी रेसी। तो ये चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, चारों ही ऑप्शन गलत है, नन ऑफ दीज हो गया। ए अगर एक अचर सदिश हो, ए अगर एक अचर सदिश हो तो आर क्रॉस ए बटा आर डॉट ए का अवकलन कितना होगा। कोई फायदा नहीं है ना आर का, डी आर ओवर डी टी स्पर्शरेखा की दिशा में है, आर और डी आर डी टी का कोई रिलेशन हुआ, बस डी आर ओवर डी टी स्पर्शरेखा की दिशा में है। अब कोई स्पर्शरेखा जरूर थोड़ी है उसके साथ लंबवत हो, जरूरी थोड़ी है स्पर्शरेखा लंबवत हो, है ना, तो इसलिए कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये हमारा वक्र हो गया। बस हमें ये पता चल गया कि किसी बिंदु पे इस बिंदु पे जो स्पर्शरेखा है उसकी दिशा डी आर ओवर डी टी है, बस। अब यूं आर में और डी आर डी टी में कोई रिलेशन को नहीं है, इनके बीच के कोण के बारे में कुछ नहीं पता चला कि इनके बीच का कोण क्या है, कुछ भी हो सकता है। कोई ये जरूरी थोड़ी कि 90 डिग्री का कोण है,
वो तो कोई भी कोण हो सकता है, बस dr ओवर dt स्पर्श रेखा की दिशा में है, और स्पर्श रेखा r के किस कोण पे होती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है। तो इसलिए आगे सवाल बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आगे हम परिमाण निकालेंगे इसमें। आगे हम अगर बढ़ते हैं तो हमें परिमाण निकालना होगा, क्योंकि ये क्रॉस गुणा में ये हो जाएगा a क्रॉस b का परिमाण, और a क्रॉस b का परिमाण बराबर हो जाएगा a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा। a का परिमाण यानी r का परिमाण, dr ओवर dt का परिमाण साइन थीटा। थीटा कहाँ से लाएंगे, थीटा तो है ही नहीं, जब थीटा नहीं है तो यही अटक जाएगा। तो इस वजह से कोई फायदा नहीं है कि आगे कुछ भी हो, सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, भाग का नियम लगेगा। भाग के नियम से नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का अवकलन, बटा नीचे वाले का स्क्वायर। r डॉट ए, यहाँ पे अवकलन करेंगे तो गुणा के नियम से अवकलन होगा, लेकिन a अचर है, a अचर होने की वजह से a का अवकलन तो 0 हो जाएगा, खाली r वाला जो अवकलन है वो बचेगा, dr ओवर dt क्रॉस a माइनस r क्रॉस a, यहाँ पे भी a कांस्टेंट है तो खाली अवकलन r का होगा, dr ओवर dt डॉट a बटा ये हो गया। तो इस हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अचर कैसे हुआ, आर आ रहा है तो अचर कैसे हुआ, अचर तब होता जब आंसर ए में आता, आंसर में आर भी आ रहा है, और आर जो है वो सदिश फलन है, तो इस वजह से आर आ रहा है, भाई अवकलन आ रहा है dr ओवर dt, अगर आर कांस्टेंट होता तो dr ओवर dt 0 हो जाता। क्वेश्चन ने कहा नहीं है कि आर अचर है, बल्कि ये कहा है कि आर एक सदिश फलन है, सदिश फलन है तो वो कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि आर अचर है, और आंसर आर और ए दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसका मतलब है कि फिर ये कोई भी राशि हो सकता है, इसलिए अचर कहना सही नहीं है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बड़ा सा आ रहा है, इतना बड़ा तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, x बराबर 3 cos t, x बराबर 3 cos t, y बराबर 3 sin t, z बराबर 4 t के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखीय इकाई सदिश निकालिए। स्पर्श रेखीय इकाई सदिश, पहले स्पर्श रेखीय सदिश निकाल लो, dr ओवर dt, पहले r वेक्टर बनाओ, r बनाओ, r सदिश बराबर होता है स्थिति सदिश एक्स आई, बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड होते हैं, तो स्थिति सदिश बन जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, स्थिति सदिश है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर सदिश बन गया। एक्स वाई जेड से बनता है, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं एक्स वाई जेड, तो उसका स्थिति सदिश क्या बन जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स वाई जेड का मान रख के आर निकाल लो, एक्स वाई जेड का मान रख दो, आर बराबर हो गया 3 cos t आई कैप
4 के, ये डी आर ओवर डी टी आ गया। एकांक सदिश निकालना है, यानी डी आर ओवर डी टी। डी आर ओवर डी टी तो स्पर्श के सदिश होते हैं, स्पर्श रेखा की दिशा यही होती है। अब इसका एकांक सदिश निकालना है, एकांक सदिश निकालना है तो सदिश में सदिश के परिमाण का भाग दे दो। बट्टा परिमाण हो गया 9 sin स्क्वायर टी प्लस 9 cos स्क्वायर टी प्लस 16। 9 कॉमन आ गया, sin स्क्वायर cos स्क्वायर का मान 1 हो गया, 9 और 16 25 हो गया, 25 का 5 बार आ गया, -3 sin टी आई कैप 3 cos टी जे कैप 4 के कैप बटा 5। ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा था, स्पर्श रेखीय इकाई सदिश। तो पहले स्पर्श रेखीय सदिश निकाल लो, फिर उसको इकाई सदिश कर लो। स्पर्श रेखीय सदिश होता है डी आर ओवर डी टी, यानी स्पर्श रेखा में जाने वाला सदिश, वो डी आर ओवर डी टी आ गया। फिर क्वेश्चन ने कहा कि नहीं, वो भी इकाई चाहिए, इकाई चाहिए तो इकाई निकाल देंगे। टोपी तो पहनानी है, टोपी पहना दिशा, है ना, खाली टोपी तो पहनानी है, टोपी पहना दिशा, परिमाण को भाग दियो, टोपी आ गई, आ जाओ, वो आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी गतिमान कण का स्थिति सदिश आर ये दिया गया, तो कण का वेग आर की लंब दिशा में कितना होगा। ठीक है भाई, पतो करशा। क्वेश्चन भयंकर खतरनाक है। देखो पहले वेग निकाल लो, वेग निकाल लो। वेग हो जाता है डी आर ओवर डी टी। अगर आर डी आर ओवर डी टी वेग बन जाता है, तो ये आ गया आपका माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आपका वेग आ गया। ठीक है, अब एक कमाल की चीज है, ये आपका वेग आ गया, लेकिन वेग नहीं पूछा, खाली वेग नहीं पूछा, वेग पूछा है आर की लंब दिशा में वेग कितना होगा। यानी वेग तो बताओ, लेकिन जो आर की लंब दिशा है उसमें वेग बताओ। किसी और दिशा में जब भी आपको निकालना हो, वेग निकालना हो, लेकिन किसी और दिशा में निकालना हो, तो उस दिशा के एकांक सदिश के साथ डॉट गुणा करनी पड़ती है। एक तो होता है अपनी दिशा में मान निकालना, अपनी दिशा में मान निकालना तो सीधा परिमाण निकाल लो, अपनी दिशा में मान आ जाएगा। लेकिन हमें वेग तो चाहिए, लेकिन एक बताई गई दिशा में चाहिए, तो फिर उस दिशा के एकांक सदिश के साथ डॉट गुणा करो, तो आपको उस वेग का मान उस दिशा में मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, जो कण का वेग आर की लंब दिशा, आर की जो लंब दिशा है वो निकालनी पड़ेगी, और उस दिशा में वेग निकालना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आर की लंब दिशा कैसे निकाले। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, डी आर ओवर डी टी को अगर मैं आर के साथ डॉट गुणा कराऊं, अगर आर और डी आर ओवर डी टी की डॉट गुणा कराऊं, देखो क्या आता है, डॉट गुणा कराने पर ये आ गया माइनस ओमेगा ये देखो आई से आई जे से जे, डॉट गुना 0 आ रही है, और डॉट गुना 0 आ रही है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर लंबवत है, ये लंबवत है, आर वेक्टर और डी आर ओवर डी टी लंबवत है, और हमें आर का लंब वेक्टर चाहिए था, तो आर का लंब वेक्टर यही हो गया, यही हो गया आर का लंब वेक्टर। आर का क्या चाहिए था हमें, आर की लंब दिशा चाहिए थी, और आर को डी आर ओवर डी टी के साथ डॉट गुणा करा के देखा, डॉट गुणा 0 आ रही है, डॉट गुणा 0 आ रही है, इसका मतलब डी आर ओवर डी टी लंबवत है आर के। अगर ये आर के लंबवत है तो बस इसकी दिशा को ले लो। आओ भाई,
अपनी दिशा हमें दे दो। ए कैप बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, ये सदिश बटा परिमाण, परिमाण साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा कट गया, साइन ओमेगा टी आई कैप कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आपका ए कैप आ गया। अब किस दिशा में मान निकालना है, इसी दिशा में मान निकालना है, तो v डॉट ए कैप होगा, v तो ये रहा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप डॉट ये दिशा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, माइनस माइनस प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1, आंसर आ गया ओमेगा, आंसर है ओमेगा। नहीं नहीं, कभी नहीं। वेक्टर पढ़ते टाइम पर मैंने कहा था जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए वेक्टर को अच्छे से पढ़िए, वेक्टर को समझिए। शुरुआत का 5-7 दिन ई बात पर खर्च करिया कि वेक्टर होते क्या है, वेक्टर होते क्या है। वेक्टर कोई की संपत्ति को नहीं, वेक्टर एक डायरेक्शन है, एक दिशा है, एक परिमाण है। तो डी आर ओवर डी टी जो भी है वो एक दिशा भी है, ये अपने आप में एक दिशा भी है, और ये दिशा जो है ये आर के लंबवत है, ये आर के लंबवत है। हमें आर के लंबवत एक दिशा चाहिए, मिल गई। हमने डॉट गुना करके देखी, डॉट गुना 0 आ रही थी, डॉट गुना 0 आ रही थी, मतलब ये जो भी दिशा है ये आर के लंबवत है, मौज होगी। आई तो चाहिए अपन है इसी दिशा चाहिए जो आर का लंबवत हो सके, आर का लंबवत है, आप मिल गई। फिर वेग को मान इस दिशा में निकालना है, तो वेग को मान जी दिशा, किसी भी वेक्टर का मान किसी भी दिशा और में निकालना है, अपनी दिशा में निकालना है तो सीधा परिमाण निकालो, परिमाण निकालने से आपको खुद की दिशा में मान मिल जाता है, परिमाण निकालने से आपको खुद की दिशा में मान मिल जाता है। लेकिन अगर आपको किसी सदिश का मान किसी और दिशा में निकालना है तो प्रक्षेप यूज किया जाता है, याद करो प्रक्षेप, परछाई, वेक्टर चीज बताई परछाई। प्रक्षेप का क्या मतलब होता है, प्रक्षेप का मतलब होता है जब आपको सदिश का मान किसी और दिशा में निकालना हो तो आप उसका प्रक्षेप लेते हैं, और प्रक्षेप कितना होता है, वह सदिश डॉट जिस दिशा में आप निकाल रहे हैं उस दिशा का एकांक सदिश, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, ये आर वेक्टर था, डी आर ओवर डी टी निकाला, डी आर ओवर डी टी ये गतिमान कण का स्थिति सदिश है, तो स्थिति सदिश का अवकलन वेग कहलाएगा, ये गतिमान कण का स्थिति सदिश था, इसका अवकलन करना वेग कहलाएगा, ये वेग बन गया, ठीक है, ये वेग हो गया। ये जो डी आर ओवर डी टी आया था उसको मैंने आर के साथ डॉट गुणा करके देखा तो डॉट गुणा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये लंब सदिश है, तो इस लंब सदिश का एकांक सदिश निकाल लिया, मुझे दिशा मिल गई, ये दिशा आर के लंबवत है, मेरा काम हो गया। क्वेश्चन ने ये कहा था कि v का मान निकालो लेकिन आर की लंब दिशा में निकालो, तो मुझे वो सदिश निकालना है जो आर की लंब दिशा में है, तो आर की लंब दिशा में सदिश मिल गया, वेग पहले से ही था तो वेग को इसके साथ इस लंब दिशा के साथ डॉट गुना कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। और प्रक्षेप यही तो होता है, प्रक्षेप क्या था, आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है, प्रक्षेप क्या पढ़ा था, यही था कि किसी सदिश का किसी और दिशा के अंदर मान निकालना, भूल गया कि थे क्या अनजान अनजान क्या हो रहे हो, भूलिया तो कौन ना। अभिलंबिक त्वरण, जब ठीक है कोई ना। अब ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में आपको त्वरण निकालना है, लेकिन अभिलंबिक त्वरण निकालना है, अभिलंबिक त्वरण निकालना है। स्पर्श रेखा के जो लंबो त्वरण होता है उसको अभिलंबिक त्वरण कहते हैं,
स्पर्श रेखा के जो स्पर्श रेखा की दिशा के जो लंबवत होता है उसको अभिलंबिक त्वरण कहते हैं। अभिलंब दिशा में त्वरण निकालो। तो आपको क्या करना होगा, त्वरण आ जाता है 2 बार अवकलन करने से, लेकिन आपको सिर्फ त्वरण नहीं निकालना, आपको अभिलंब दिशा में त्वरण निकालना है, यानी किसी और दिशा में त्वरण निकालना है। समझो भाई, खाली त्वरण और अभिलंबिक त्वरण में क्या फर्क है। अभिलंबिक त्वरण का मतलब है ऐसा त्वरण जो अभिलंब दिशा में है। त्वरण तो वही है, त्वरण तो वही है, लेकिन कौन सी दिशा को त्वरण है, अभिलंब दिशा को त्वरण है। ऐसे जैसे स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण मतलब त्वरण का वो भाग बताइए जो स्पर्श रेखा की दिशा में जाता हो। समझ रहे हो ना। जैसे आइसक्रीम, बोले स्ट्रॉबेरी वाली चाहिए या वनीला वाली चाहिए, तो आइसक्रीम ही है, लेकिन जब आइसक्रीम में थे बोलो स्ट्रॉबेरी वाली, तो वो फ्लेवर मांग रहे होते, तो वो स्पेशल स्थिति मांग रहे हो। आइसक्रीम तो मांग रहे हो, लेकिन आइसक्रीम में वो स्पेशल आइसक्रीम मांग रहे हो। तो सेम जब आप बोलते हो अभिलंबिक त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, इसका मतलब त्वरण का आपको स्पर्श रेखीय भाग चाहिए, आपको अभिलंबिक भाग चाहिए। तो अभिलंबिक त्वरण यानी ये तो हो गया त्वरण, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये हुआ त्वरण। अब इस त्वरण को आपको अभिलंब दिशा में निकालना है, अभिलंब दिशा में, यानी इसकी गुणा करोगे आप, इसकी डॉट गुणा करोगे अभिलंब दिशा से। अब अभिलंब लेके आओ, डॉट गुणा कर दो, अभिलंब लेकर आओ, डॉट गुणा कर दो, अभिलंब लाओ और डॉट गुणा कर दो। तो मैं पहले इसका अवकलन करके और त्वरण तो तैयार करवा दूं थाने। ओ तो गयो त्वरण डी आर ओवर डी टी, एक बार अवकलन करना से वेग आ जैसी, माइनस ए साइन टी आई कैप, ए कॉस टी जे कैप प्लस बी के कैप। ये एक बार पुनः और कर दो, ए वो थारो त्वरण तैयार हो गयो। लेकिन त्वरण तो तैयार हो गयो, अभिलंब दिशा चाहिए। अभिलंब कौन हुए, जो स्पर्श रेखा के लंबवत हुए। अभिलंब कौन, जो स्पर्श रेखा के लंबवत होगा। अभिलंब कौन, जो स्पर्श रेखा के लंब है। और आपकी स्पर्श रेखा कौन है, स्पर्श रेखा जो डी आर ओवर डी टी है। डी आर ओवर डी टी स्पर्श रेखा होती है, तो स्पर्श रेखा के जो लंब है वो अभिलंब है। अगर मैं आर को चेक करूं, देखो गौर करो, आर को और डी आर ओवर डी टी की डॉट गुणा करूं, आर और डी आर ओवर डी टी जो मैंने निकाला है, इन दोनों भाइयों की डॉट गुणा करूं तो घटे और ये भाइयों आगे डॉट गुणा कहीं जीरो आसी को नहीं आवे, तो अभिलंब कठुन लैसा। और अठे मामलो गड़बड़ कर दियो, थोड़ा सा करेक्शन है मेरे ख्याल से, यो अठे थोड़ा सा करेक्शन कर लियो। और टी को नहीं अठे, सवाल में ही कुछ गड़बड़ है, और टी को नहीं अठे। और जब टी नहीं होसी तो यो अठे भी जीरो आसी और यो भी जीरो आसी। अब मैं अगर डी आर ओवर डी टी की आर के सागे डॉट गुणा करूं, तो डॉट गुणा मेरी आ जैसी ए स्क्वायर साइन टी कॉस टी माइनस ए स्क्वायर साइन टी कॉस टी, जो कि जीरो आ गई। जीरो आ गई, इसका मतलब आर जो वेक्टर है वो लंब है डी आर ओवर डी टी के। मतलब ये आर जो है वो डी आर ओवर डी टी के लंब है, और डी आर ओवर डी टी तो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा की दिशा है, यानी आर जो है वो स्पर्श रेखा के लंबवत है। आर डी आर ओवर डी टी के लंबवत है, इसका मतलब आर जो है वो स्पर्श रेखा के लंबवत है। स्पर्श रेखा के लंबवत है, यानी ये अभिलंब की दिशा में है। वही है वो अभिलंब, फिर ला दियो ला दियो ला दियो, वही है वो जिन अति देर से आप ढूंढ रहे, इको एकांक सदिश बना लियो, वो आपनो काम है ना, वो काम बता दे आपनो, हो गयो बना लियो। देखो किसा शाना सवाल बनाया है।
दिमाग घुमा ना रहा। और बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मान यहां ले आओ और रखवा दो, ध्यान से रखवा दो। और एक ऐसा के डॉट गुणा कर सी जना, ऊपर आ जैसी माइनस ए स्क्वायर को स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो माइनस का 2 ए स्क्वायर आ जैसी बी कट जैसी, तो ऊपर आ जैसी माइनस का 2 ए स्क्वायर बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हाँ, या अच्छा वो एक लंब दिशा में हो गया ना, फिर तो आ दोनों की डॉट गुणा 0 आ रही है। आपाती दूर गए ही क्यों? ए स्क्वायर साइन टी कॉस टी माइनस ए स्क्वायर और 0 आ गई, है ना। इन दोनों की डॉट गुणा 0 आ गई, इन दोनों की डॉट गुणा 0 आ गई को मतलब वो जो है वो एक लंबवत है, स्पर्श रेखा के लंबवत है, यानी ऑलरेडी अभिलंब है। तो ऑलरेडी अभिलंब है तो सीधो परिमाण निकल जैसी। इतनी दूर गए ही क्या लेना आपको भी। देखो या और यो कि डी आर ओवर डी टी इन दोनों की डॉट गुणा करने पर हमारा आ रहा है, ये आ गया ए स्क्वायर साइन टी कॉस टी माइनस ए स्क्वायर साइन टी कॉस टी। ये कट गया और ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। इसका मतलब डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर लंबवत है डी आर ओवर डी टी के, मतलब ये स्पर्श रेखा के लंबवत है। तो ये इसके लंबवत है, इसका मतलब ये ऑलरेडी अभिलंब है। त्वरण ऑलरेडी अभिलंब दिशा में है, वो तो ऑलरेडी लंब दिशा में, तो इन तो लंब दिशा में निकालने की दरकार ही को नहीं, तो सीधो ही परिमाण निकाल लो। डायरेक्ट परिमाण निकालोगा वो अभिलंबिक त्वरण ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अभिलंब की दिशा में ही है। तो अभिलंब दिशा में निकालने पर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर को स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर को स्क्वायर का मान 1, आंसर आ गया ए है भाई, इसमें ए है। हाँ ऑलरेडी ये लंबवत है ना, ऑलरेडी ये लंबवत है, ये वाला इसके लंबवत है। अगर ये इसके लंबवत है तो इसका मतलब त्वरण जो है वो पहले से स्पर्श रेखा के लंब दिशा में है। तो ये, और पहले से अगर लंब दिशा में है तो स्पर्श रेखा के लंब दिशा में होने का मतलब अभिलंब दिशा में, तो त्वरण पहले से अभिलंब दिशा में है, तो इसका मतलब ये अभिलंबिक त्वरण ही है। अभिलंबिक त्वरण क्या होता है? जो स्पर्श रेखा के लंब होता है। तो ये जो त्वरण है ये विलंब दिशा के पहले ही लंब है, स्पर्श रेखा के पहले ही लंब है, तो ये विलंबिक त्वरण ही है। बस इसका परिमाण निकाल लो, वही आंसर है। तो इसका परिमाण निकाला, वो ए हो गया, है ना। वो देखे तो गुमार पूछो है ना, कितना गहराई से, मतलब कितनी बढ़िया चीज पूछी है, क्या परेशान कर दियो, दिमाग खराब करना क्वेश्चन है। तकड़ो बनेड़ो यार तू।
शानदार है वो तो, मजो आ गयो, है ना बेटा। वो खुद ही अभिलांबिक त्वरण और आपने बेवकूफ बना रहे हो कि जाओ अभिलांबिक त्वरण निकालो, के निकालो तो खुद ही अभिलांबिक त्वरण है ना। वो खुद ही अभिलांबिक त्वरण है, आप कुछ और ढूंढ रहे हैं खातर। बढ़िया, चलो मजा आया। चलो मिलते हैं फिर, यही क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट, कल सुबह फिर मिलते हैं और क्लासेस के साथ, और थ्योरी पढ़ेंगे और सवाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, पड़ोसिया का स्वामणी है, मन चूरमो बहुत पसंद है। अगर चूरमो है जो तो बात अलग है। मन चूरमो दाल बहुत पसंद है, जो स्वामणी में चूरमो दाल, अब तो आजकल बने ही कोने, आजकल लाडू और बे खुआ दे, लाडू ला दे हुए, चक्कियां ला दे हुए, कोई और कुछ बना ले हुए, तो बहुत सारा काम खराब कर दियो। पहली स्वामणी, पुरानी स्वामणी आया करती, मोहम्मद दाल चूरमो बनाता, और चूरमो भी वो मुठ डारो चूरमो होता तो अलग ही स्वाद होता। अब तो खिंडा दियो काम। चलो मिलते हैं आप लोगों से।